सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसका घर तोड़ दिया गया है, उसकी दुकान तोड़ दी गई है, बहुत अच्छी बात है, हम सहमत है इस चीज़ से। लेकिन देखिए, एक जनाजा हमारे घर पर आ रहा है तो एक जनाजा उनके घर पर भी जाएगा। खून का बदला खून होना चाहिए। अगर छोटी मोटी कार्रवाई इन लोगों पर होती रही तो इनका मनोबल और बढ़ेगा, ये फिर हिंदुओं को मारेंगे, फिर उनकी हत्या करेंगे। भाई कोई हिंदू क्यों नहीं मार रहा किसी को? आप देवभूमि में आ रहे हो, आप शरणार्थी हो भाई। अगर धर्म के नाम पर बंटवारे वाली बात थी तो तुम्हें तो दे दिया गया था पाकिस्तान, तब तुम क्यों नहीं गए छोड़कर? क्यों? कि तुमको ये भी चाहिए था, तुम्हें हिंदुस्तान भी चाहिए क्या? और हिंदुस्तान में तुम्हें रहने की अनुमति क्या दे दी? तुम इनको हिंदुओं को मारना चालू कर दिया। इनका एक ही सपना है कि जब जब अपनी संख्या बढ़ेगी, जिस जिस क्षेत्र में बढ़ेगी, इस्लाम को काबिज करना। और इस्लाम काबिज ऐसे ही होता है, हिंदुओं के मकान हड़प कर, हिंदुओं का नाम लेकर, हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करके, लव जिहाद करके और हिंदुओं की हत्या कर कर, यही शुरुआत होती है इस्लाम काबिज करने की। लेकिन ऐसा होने नहीं देगा बजरंग दल, बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, बुलडोजर चला है दुकानों पर और मकान पर, लेकिन हत्या का बदला हत्या, यही हिंदू समाज की प्रार्थना है धामी जी से। ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां खुले आम मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों पर हमला करने की, मुसलमानों के घरों को लूटने की धमकी दी जा रही है। और ये कोई एक वीडियो नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की दसियों वीडियो वायरल हो रही है। एक और वीडियो वेस्ट बंगाल से सामने आई है, जहाँ एक मुसलमान साबिक एमएलए के साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई है, जिस तरह उनका अपमान किया गया है, शायद ही किसी लीडर के साथ ऐसा किया गया हो। पहले जानते हैं उत्तराखंड के देहरादून में हुआ क्या है। उत्तराखंड के देहरादून में दो पड़ोसी रहते हैं और उन दोनों पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन दो पड़ोसियों की लड़ाई को कम्युनल एंगल दे दिया जाता है, उस लड़ाई को फिर वाराना फसाद में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद एक ग्रुप मुसलमान निकल जाता है, चुनांचे मेजॉरिटी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के घरों पर हमला कर देते हैं, मुसलमानों के घरों को लूटते हैं। और अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी वन साइडेड, एक तरफा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही है। मुसलमानों के घरों को पहले शरपसंदों ने जलाया, तोड़फोड़ किया, और अब प्रशासन की तरफ से भी मुसलमानों को मुलजिम ठहराकर उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है। देहरादून में बैरागी विलेज एक जगह है और वहाँ साहसपुर है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में रहते हैं, कुछ हिंदू का घर है, कुछ मुसलमान का घर है। अब एक तरफ मुसलमान की एक फैमिली थी जिनका नाम इम्तियाज़, रज़ाक और दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर एक हिंदू फैमिली रहती है जिसका नाम है विनोद कुमार, और दूसरे हिंदू समाज के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। अब पब्लिक बोरेवेल से पानी पटाने को लेकर आपस में लड़ाई हो जाती है कि हम अपने खेत में पहले पानी पटाएंगे, वो कहता है हम पहले अपने खेत में पानी पटाएंगे। अब जो पब्लिक बोरेवेल है वहाँ से पानी अपने खेत में पटाने की लड़ाई शुरू होती है, और ये लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में यही दावा किया। ये लड़ाई चल रही थी विनोद कुमार और इम्तियाज़ अहमद के बीच में। विनोद कुमार बीजेपी का लीडर है, बजरंग दल से भी उसका ताल्लुक़ है, और इम्तियाज़ अहमद वहाँ सालों से रहते हुए आए हैं, उनकी भी ज़मीन है, जायदाद है। अब सरकारी बोरेवेल से पानी पटाने को लेकर लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई मारपीट में तब्दील हो जाती है, और मारपीट इतनी हुई कि विनोद कुमार की मौत हो जाती है। विनोद कुमार का भाई ज़ख्मी होता है। इधर मुसलमानों की तरफ से जो ग्रुप था इम्तियाज़ अहमद का, उनमें भी कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। अब जैसे ही विनोद कुमार के दोस्तों को, उनके चाहने वालों को, बजरंग दल को ये पता चलता है कि मुसलमानों के ग्रुप ने विनोद कुमार पर हमला कर दिया है, उसकी मौत हो गई है, फिर पूरा ग्रुप आ जाता है और मुसलमानों के घरों पर हमला शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू कर दिया जाता है। मुसलमानों की दुकानों को, उनके घरों को आग लगा दिया जाता है। ये जो पूरा मामला है 13 जून का है। विनोद कुमार के भाई ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है और जो कुछ रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इम्तियाज़, रज़ाक, जावेद, अमन और इस तरह के तकरीबन 30-40 अफराद विनोद कुमार के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले अपने खेत में पानी पटाने की और हमारे खेत का पानी रोकने की। और आपस में ये विवाद शुरू हुआ, तनाज़ुर शुरू हुआ। पहले भी कई मरतबा इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब एफआईआर में जो दावा किया गया उसके मुताबिक इम्तियाज़ और उसके साथ जितने लोग आए थे अपने हाथों में
लाठी लेकर आए थे, डंडा लेकर आए थे, ये विनोद कुमार को मारने की प्लानिंग कर क्या थे। और इन लोगों ने विनोद कुमार को मारा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। विनोद कुमार के भाई को मारा और वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ और उसके साथियों यानी 30 से 40 लोगों की भीड़ ने विनोद कुमार की मॉब लिंचिंग की और भीड़ ने इतना मारा कि विनोद कुमार की हत्या हो गई। अब जैसे ही विनोद कुमार की मौत की खबर कन्फर्म हो जाती है, विनोद कुमार के समर्थकों ने, बजरंग दल के लोगों ने, उनके साथियों ने मुसलमानों के घरों को लूटना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 FIR की जाती है, एक FIR नामजद होती है और दूसरी FIR गैर नामजद होती है। नामजद FIR में 12 लोगों को निशानजद किया जाता है और उन पर मुकदमा दायर किया जाता है, जबकि गैर नामजद FIR में ये दावा किया जाता है कि 30 से 40 लोगों की भीड़ थी और उन सब ने हमला कर दिया। नामजद FIR में जिनका नाम है उसमें इम्तियाज़ अहमद है, रज़ाक है, सलमान है, जावेद है, शहबाज है। इन सब पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सब एक भीड़ को लेकर आए थे और इन्होंने विनोद कुमार को जान से मार दिया। FIR में जान से मारने, कत्ल करने, मर्डर करने और दंगा करने जैसी दफ़ा लगाई गई है और उसके बाद फिर पुलिस ने गिरफ्तार भी 4 को कर लिया है। मज़ीद को पुलिस गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है, उनकी तलाश जारी है। इम्तियाज़ अहमद, जिसको इस केस में पुलिस ने कलीदी मुलजिम करार दिया है, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मज़ीद लोगों के घरों को बुलडोज किया जा सकता है। मुसलमानों में वहाँ पर डर, खौफ और दहशत का माहौल है। अब सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इम्तियाज़ अहमद, रज़ाक और उसके साथियों ने विनोद कुमार को मारकर बिल्कुल भी गलत किया। यह भी मॉब लिंचिंग है और भीड़ को बिल्कुल भी राइट नहीं है वो किसी की जान ले ले, किसी पर इतना हमला करे, किसी को इतना मारे कि उसकी मौत हो जाए। यहाँ पर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया, सरासर गलत किया और यकीनी तौर पर इम्तियाज़ को और उन तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस कत्ल में शरीक हैं, जो इस मॉब लिंचिंग के मुजरिम हैं। लेकिन उसके बाद भीड़ ने खुद कानून को हाथ में ले लिया। बजरंग दल और बीजेपी के नेताओं ने मुतालबा कर दिया कि जो मुलजिम है इम्तियाज़ अहमद, उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। तो प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया। उसने कहा कि तमाम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाओ। तो अब हर एक के घर पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी हो रही है। अब अगला मुतालबा ये हो रहा है कि इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दो, इनको यहाँ रहने मत दो, इनकी ज़मीनों को छीन लो। और इस मुतालबे को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कत्ल और मर्डर सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों का नहीं होता, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों का भी होता है। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कत्ल होता है, मुसलमान सबसे ज़्यादा इस देश में मारे जाते हैं। लेकिन इस देश में कानून है, आइन है, जमहूरियत है और ज़्यादातर जो लड़ाई होती है वो आपसी लड़ाई होती है, ज़मीनी विवाद होता है, पानी का मामला होता है, जिस तरह यहाँ देखा गया। लेकिन आपसी लड़ाई को, पानी के लिए होने वाले विवाद को कम्युनल एंगल दे दिया गया, दंगा भड़का दिया गया और अब एक एक करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है, सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ है। जिस तरह गाज़ियाबाद में हुआ, लड़ाई किसी और वजह से हुई और नैरेटिव ये चला दिया गया कि मुसलमान ने हिंदू को बकरा की तरह हलाल कर दिया और अब वही नैरेटिव देहरादून में हुए इस मामले को लेकर चलाया जा रहा है। और आइए बताते हैं आपको एक और अहम तरीन खबर। आप सबसे पहले स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ पुलिस मौजूद है और बीच में एक नौजवान है जिसके कमर पर रस्सी बांधी गई है, जिसने हाफ पैंट पहन रखी है, जो हाथ जोड़कर यूं माफ़ी मांग रहा है, अपनी बेचारगी और लाचारगी का इजहार कर रहा है, बेबस है, अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। ये कोई आम अपराधी नहीं है, ये कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, बल्कि ये वेस्ट बंगाल का साबिक एमएलए है। फाल्टा विधानसभा से कई मरतबा ये एमएलए रह चुका है और इस मरतबा जब वहाँ वोटों की काउंटिंग हुई तो वहाँ पर हंगामा हुआ। चुनाव के दौरान भी वहाँ पर हंगामा हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाल्टा विधानसभा का जो चुनाव है उसको कैंसिल कर दिया। वहाँ पर दोबारा चुनाव हुआ और जब दोबारा वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो जहांगीर ने नॉमिनेशन फाइल करने से इनकार कर दिया। इसने चुनाव फाइट नहीं किया। बीजेपी अकेले मैदान में थी। बीजेपी ने उपचुनाव में या कह लीजिए दोबारा हुए चुनाव में उस सीट को जीत लिया। उसके बाद जहांगीर पर मुकदमा दायर किया गया।
दंगा भड़काने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में खलल डालने का। और जहांगीर को यकीन था कि हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम बीजेपी को ज्वाइन कर लें या फिर गिरफ्तार हो जाए। जहांगीर ने सयोनी घोष की तरह या टीएमसी के दूसरे नेताओं की तरह गद्दारी नहीं की, बल्कि इसने टीएमसी में बाकी रहने का फैसला किया, बीजेपी को इसने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने यह दावा किया कि जहांगीर को इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से, सरहद से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसको वेस्ट बंगाल लाया गया और कोलकाता से ये वीडियो सामने आई है, जहां एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा पुलिस ने जहांगीर को इस तरह परेड कराया है। अब मुझे बताइए, इस देश में ऐसे कई नेता हैं जिन पर रेप का मुकदमा चल रहा है, जिन पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने संगीन जराइम को अंजाम दिया है, लेकिन क्या ऐसे एमएलएज और एमपीज को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनकी इस तरह परेड कराई गई, उनको इस तरह जलील किया गया, उनको इस तरह हाफ पैंट पहनने पर मजबूर किया गया, यूँ हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मंगवाई गई? ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख़ में ये हो रहा है कि जहांगीर जो एमएलए रह चुका है, लीडर है, एक तबके के लिए वो काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त है, वो लोगों की सेवा करता रहा है। पुलिस ने उसकी इस तरह परेड करवाई है, उसको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया है, और 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा। और अभी जहांगीर पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। अभी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, अदालत में मुकदमा चलेगा और फैसला होगा पुलिस ने जो इल्ज़ाम लगाया है, जहांगीर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है। वेस्ट बंगाल में जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन सिर्फ फाल्टा में वायलेंस और तशद्दुद नहीं हुआ था, बल्कि वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ इलाक़ों से खबरें सामने आई थी जहाँ वायलेंस हुआ, जहाँ तशद्दुद हुआ, जहाँ लोगों ने कानून को हाथ मिलाने की कोशिश की। कई मस्जिदों पर भी हमला हुआ, टीएमसी के कई दफ्तरों को भी आग लगा दिया गया। जब वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट आ गया 4 मई को, उस दिन भी वहाँ वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ। और जब इसी तरह की मैंने रिपोर्ट शाये की, सच्चाई बताई, तो बंगाल पुलिस ने मुझे नोटिस भेज दिया, मुझे चुप कराने की, खामोश कराने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने कहा था कि मैं सच बोलता रहूँगा, हकीकत बताता रहूँगा, समझौता करने वाला नहीं हूँ। जेल जाना मंजूर है लेकिन समझौता करना मुझे मंजूर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आगे आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।